कल से हमारा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हमने 5 सेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 5 सेंस में हमने आंख आंख पढ़ लिया है, आई। आज हम कान, नाक, जीवा को पढ़ेंगे और त्वचा को पढ़ेंगे। ठीक है ना, और प्रत्यक्षण को पढ़ेंगे, परसेप्शन। क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय भी हमारे पास कम है, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट रहा ना तो आप लोग क्या करना है, हैंड रेस कर लीजिएगा, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, श्रवण संवेदन। तो श्रवण संवेदन पढ़ेंगे हम, ऑडिटरी सेंसेशन। इसका जो ग्राहक होता है कान होता है, कान के द्वारा हम संवेदन करते हैं श्रवण का। ठीक है, आवाज सुनते हैं। कान जो होता है वो बैलेंस करता है, बैलेंस करने में मदद करता है। आप लोग प्राणियों का देखे होंगे, काउटी जो प्राणी होते हैं उसका तो बैलेंस करते हैं, है ना, कान खड़े कर देते हैं किस चीज को सुनकर। कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज जो कान को हम आप मोड़ोगे ना, एक कॉन्ट्रे को और आप फैलाओगे ना, है ना, तो कार्टिलेज का होता है, वो कांटे को फैल सकता है। अवशेषी अंग होता है, यानी इसका कुछ उपयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम चश्मा लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कान का कुछ अवश्य उसका कुछ उपयोग नहीं होता, जो बाहर वाला जो होता है वो। ठीक है, ये अवशेषी अंग होता है। इसमें जो हेलिक्स जो होता है वो ऊपर का भाग होता है, और लेबुला जो होता है वो नीचे का भाग होता है। हेलिक्स ऊपर का भाग और लेबुला नीचे का भाग, जहाँ पर बारी लगाई जाती है, बारी लगाई जाती है ना। ठीक है, वो वाला नीचे का वाला भाग होता है लेबुला। यहाँ पर डायग्राम है, यहाँ से पढ़ते हैं। ये जो पीना है वो बाहरी भाग है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं राउंड करते जाऊंगा, आप लोग ध्यान देना। ये जो पीना है ये बाहरी भाग है, इसको पीना बोला जाता है। सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है? अब तो क्लियर है ना। चलिए, पीना ये बाहर का भाग है। जब हम अंदर जाएंगे, आंतरिक भाग में जाएंगे, तो क्या आएगा, कैनल आएगा, ये दूसरा नंबर का कैनल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ईयर ड्रम आएगा, ये जो है ये ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम आएगा। फिर उसके बाद ये जो स्प्रिंग जैसा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये ओसिकल्स है। इसी में जो है 3 को हड्डियां है, जो कि ट्रिक्स MIS यानी मेलियस इंकस स्टेपिस, ये 3 को हड्डियां होती है, ये ओसिकल्स में। ठीक है, ओसिकल्स में। एरो को देखते रहिएगा, एरो को। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, इसके अंदर इसके बाद फिर कोकलिया आएगा इसमें। ठीक है, कोकलिया। उसके बाद कोकलिया आएगा, ये देखिएगा इसके ओसिकल्स के पीछे। ठीक है, ये इस तरीके से है, एक के ऊपर स्प्रिंग टाइप। ठीक है, ये कोकलिया है। अब यहां से देखिए, और अब हम आंतरिक में आएंगे, कैनल में आएंगे। ठीक है, कैनल यानी ये क्या है, नली, ये अंदर जाती है। ठीक है, ये नली है, कैनल वाला भाग जो होता है ये नली होती है, ये जो दिख रही है नली है। ठीक है, 25 से 26 मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, ये नली है। फिर इसके बाद ईयर ड्रम, जो अभी देखा अभी, ईयर ड्रम, इसको बोलते हैं कान का पर्दा, पर्दा ये। ठीक है, कान का पर्दा है। इसमें कंपन उत्पन्न होता है, ईयर ड्रम में कंपन उत्पन्न होता है। ईयर ड्रम में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। ये ईयर ड्रम है, यहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है। फिर ओसिकल्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद ओसिकल्स आता है। इसमें 3 हड्डियां होती है, 3 हड्डियों का समूह होता है। इसमें आवाज बढ़ता है, ओसिकल्स में आवाज बढ़ता है। ठीक है, इसमें मेलियस इंकस स्टेपिस नामक 3 को लाइन से हड्डियां होती है। पहले आएगा, सीक्वेंस में पूछा जाएगा तो मेलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपिस। और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी हमारे शरीर की, तो कौन सी होती है, स्टेपिस होती है, स्टेपिस। ठीक है, फिर आता है ओसिकल के बाद तरल जो होता है, तरल द्रव्य होता है इसमें, कोकिला में, कोकिलिया में तरल द्रव्य होता है। ठीक है, ये कोकिलिया। उसके बाद यहाँ पर हमें आवाज सुनाई देता है,
कोकिला में ही हमें आवाज सुनाई देता है। फिर कोकिला क्या करता है, सिग्नल को ध्वनि के सिग्नल में बदल देता है। जो कुछ आवाज आता है, जो कुछ हम सुनते हैं, वो ध्वनि के सिग्नल में बदल देता है। और सिग्नल कहा जाता है कार्पोरा पेंडिकल में जाता है, ब्रेन में जाता है, हमारे कार्पोरा पेंडिकल में। ठीक है, सबको समझ में आया कान वाला डायग्राम से कैसे कैसे चलता है? ठीक है, चलो। कान से गले में मिलती एक जो इसमें जो नस होती है ना, कान से एक नस गले तक जाई होती है, ठीक है, गई होती है गले तक। क्यों गले तक जाई होती है? क्योंकि किसी का आवाज आ जाएगा ना, मतलब जोर से एकदम भूकंप आ गया तो अचानक से मतलब मर भी जा सकते हैं ना, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि नस जो होती है कान की, वो गले में गई हुई है, ठीक है। तो फिर अचानक आवाज भी आएगा ना, तो वो हेल्प करती है हमारे, मतलब मुंह ओपन हो जाता है फिर एकदम से, ठीक है। यानी मुंह खोलना और वायु का दाब को संतुलित करता है। मुंह खोलने के बाद क्या होगा, वायु का दाब जो होता है वो संतुलित हो जाता है, नहीं तो कान के पर्दे भी फट जाते हैं। तो सरसमा के ख्याल से कान के 3 भाग किए हमने, जैसे कि एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। पहले 2 पार्ट देखिए इसमें। तो एक्सटर्नल पार्ट में बाह्य कर्ण, बाह्य कर्ण में कर्ण को रखा जाता है, और इंटरनल पार्ट में मध्य कर्ण या आंतरिक कर्ण, ठीक है। देखिए बाह्य कर्ण में हमने पीना को देखा था, जो बाहरी वाला भाग था, जो अवशेषी अंग था। बाह्य कर्ण के 2 प्रमुख भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है पीना और एक होता है कान की नली। बाह्य कर्ण में 2 चीजें आएंगे, पीना और कान की नली, ऑडिटरी कैनल। तो पीना क्या करता है, पीना बाहर की ओर निकला होता है तथा ऊपर से नीचे की ओर पतला होता है। वो पतला होते हुए गोलाकार होता है। जो भी बारी लगाया जाता है ना कान में, ठीक है, उसको पीना बोलते हैं, पीना में ही लगाया जाता है। तो ऊपर से नीचे की ओर पतला होते हुए गोलाकार होता है पीना। और कान की नली जिसकी लंबाई 25 से 26 मिलीमीटर होती है, ठीक है। मैंने ऊपर गलत बोल दिया था, तो 25 से 26 मिलीमीटर होता है। तो कान की जो नली की लंबाई जो होती है 25 से 26 मिलीमीटर होती है, और बाहर से दिखाई देती है, ठीक है, अंदर तक गई होती है बाहर से। फिर इंटरनल पार्ट में हम मध्य करना पड़ेंगे और आंतरिक करना, यानी वही इंटरनल पार्ट हो गए, ठीक है। तो मध्य करना को भी हम इंटरनल पार्ट में देखते हैं। तो ईयर ड्रम आता है, फिर ओसिकल्स आता है। ओसिकल्स में 3 को हड्डियां थी ना, 3 हड्डियां थी। और ईयर ड्रम क्या करता है, कंपन उत्पन्न करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। फिर आंतरिक कर्ण में सेमी सर्कुलर कैनल होता है, अर्धवृत्ताकार नलिका। जो नलिका गई थी वहां पर अर्धवृत्ताकार नलिका होती है, और उसमें सतह पर, उसकी सतह पर कोकिलिया होता है, जो कि तरल द्रव्य होता है कोकिलिया, जैसे आवाज हमें सुनाई देता है, ठीक है। तो अंतःकरण में अर्धवृत्त आकार नलिका के सतह से प्रक्षेपित होने वाली सबसे लंबा बाल को, जो सबसे लंबे जो बाल होती है वो किनोकिलिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये किनोकुलिया होती है, ये होती कोकिलिया, जो सबसे लंबी बाल के समान होती है, ठीक है। ये कान का क्लियर हो गया होगा आप लोग को। किसी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, या फिर थम कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल था, ठीक है, थम कर लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते, घ्राण श्रवणेंद्रिय देखते, संवेदन, घ्राण संवेदन। इसका ग्राहक जो होता है वो नाक होता है। घ्राण संवेदन का ग्राहक जो होता है नाक होता है। इसमें क्या होता है, गंधमय अणु नाक में प्रवेश करके घ्राणेंद्रिय को प्रभावित कर देता है। तो जो कुछ बाहर जो गंधमय अणु होते हैं वो नाक में प्रवेश करते हैं और घ्राणेंद्रिय को प्रभावित करते हैं। ऐसी घ्राणेंद्रिय प्रत्येक नासा छिद्र के ऊपर में, जिसे घ्राण इपिथीलियम कहा जाता है। तो ऐसी जो घ्राणेंद्रिय प्रत्येक नासा छिद्र के ऊपर में पाई जाती है, ठीक है, जिसे इपिथीलियम कहा जाता है, ध्यान रखना, पर अवस्थित होते हैं घ्राण इपिथीलियम एक वर्ग इंच में उत्तकों का समूह होता है। तो घ्राण जो इपिथीलियम जो होता है वो एक वर्ग इंच में उत्तकों का समूह होता है, जो कि दोनों नाक में एक एक घ्राण इपिथीलियम होते हैं।
तो दोनों नाक में एक एक घ्राण इपिथीलियम होते हैं। ये उत्तकों का समूह है, ठीक है ना, उत्तकों का समूह है घ्राण इपिथीलियम, जिनसे करीब 10 मिलियन घ्राण कोशिकाएं होती है। देखिएगा उसमें 10 मिलियन घ्राण कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है उस उत्तक में, है ना, सेल से मिलकर उत्तक बना है ना। टिश्यूज हो गया उत्तक। अब इन घ्राण कोशिकाओं में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका स्वरूप अन्य न्यूरॉन्स से भिन्न होता है। ये अलग तरीके से न्यूरॉन्स होते हैं। तो हमें संवेदन होता है ना बाहर चीज का, जो बाहर का जो सुगंध होता है, सुगंध दुर्गंध, ठीक है, मतलब दूर का भी हम पहचान जाते हैं, यानी बहुत सारे पदार्थ भी रखे जाएंगे आपके सामने तो भी आप पहचान लोगे, ठीक है, इसकी ये सुगंध देख करके, अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो ये संवेदी उद्दीपकों से सीधे संपर्क में आते हैं तथा सीधे मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं, यानी सीधा संपर्क में आ जाते हैं। यानी कोई भी उद्दीपक जो होता है, बाहर की जो कोई भी चीज होती है और ज्यादा हमें जो प्रभावित करने वाली होगी ना, तो सीधा ज्यादा मतलब तुरंत हमारे दिमाग में चली जाती है, ठीक, घ्राण संवेदी के माध्यम से, जो कि सूंघने वाली हो। इनकी जीवन अवधि 8 सप्ताह से भी कम होती है, तो ठीक है, तो ये 8 सप्ताह से भी, और फिर वे नए न्यूरॉन से भी प्रतिस्थापित होती है, फिर नए न्यूरॉन से प्रतिस्थापित होते हैं, जो 10 मिलियन से ना, ये 10 मिलियन घ्राण कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो ये 8 सप्ताह से कम होती, इनकी जो अवधि होती है, फिर नए न्यूरॉन से वो प्रतिस्थापित होती है। 1991 में बोला गया है कि इनके शोधों के द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि मानव घ्राण तंत्र 10,000 विभिन्न गंधमय अणु, जो कि 10,000 विभिन्न गंधमय जो अणु होंगे उसके बीच अंतर करने की क्षमता रखता है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा किसमें होंगे गंधमय अणु, सबसे ज्यादा अलग अलग करने की क्षमता होती है कुत्ते में, कुत्ते में होती है ना, भालू में। कोई बोलिए। जी सर। जी सर, जी सर। हाँ, सर कुत्ते से ज्यादा सेंसिटिव तो भालू होता है। श्वास लेने का रास्ता, कान जो होता है, सॉरी, नाक जो होता है वो श्वास लेने का रास्ता है, और जो नाक में जो बाल होता है वो क्या होता है, धूलकण फंसते हैं, बाल में क्या होता है, धूलकण फंसते हैं, और मुकस में भी धूलकण चिपक आती है, जो कुछ कीटाणु जो बाल और म्यूकस नाक में जो होता है वो हमारे लिए मदद करता है, ठीक है। गंध बताता है, सुगंध दुर्गंध भी बताता है, ठीक है, जो हमें 10 मिलियन दिया था ना इसमें, जो कि कोशिका घ्राण कोशिकाएं होती है वो, ठीक। 1 करोड़ नर्व जो आप फैक्ट्री लोग कहा जाता है वो सूंघने का काम करती है। 1 करोड़ नर्व घ्राण कोशिकाएं होती है, आप फैक्ट्री लोग कहा जाता है उसको सूंघने का काम करती है, और गंध को मस्तिष्क के कार्पोरक पहुंचाती है। आयु ज्ञानेंद्रिय के लिए कौन सा ब्रेन काम करता है, आयु सेंस ऑर्गन बताइए, मैसेज कर दीजिएगा। चलो स्वाद संवेदन पढ़ते हैं। चौथे नंबर का स्वाद संवेदन, रासायनिक ज्ञान इंद्रिय यानी रस, टेस्ट ना, स्वाद लेता है। स्वाद संवेदन कलियों टेस्ट बर्ड्स के संपर्क में आते हैं तो हमें स्वाद का अनुभव होता है। तो हमारे जीवा पर टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है, उससे हम स्वाद लेते हैं, स्वाद की पहचान करते हैं, अच्छा या बुरा है, कैसे खट्टा या मीठा है ना, मिड ब्रेन को। स्वाद कलियों का सबसे ज्यादा संख्या पॉपुले में पाया जाता है। स्वाद कलिका की सबसे ज्यादा संख्या पॉपुले में पाई जाती है, और जीभ की सतह पर टिश्यू का लोब होता है, जीभ की सतह पर हमारे है ना टिश्यू का लोब होता है, जहाँ पर ही ये पॉपुले होते हैं वहां पर ही टेस्ट बर्ड होते हैं, है ना। तो प्रत्येक पॉपुले में करीब 200 या उसके अधिक स्वाद कलिकाएं होती है प्रत्येक पॉपुले में, और प्रत्येक स्वाद कली में करीब 16 से 100 स्वाद ग्राहक होते हैं।
ठीक है, 200 या उससे अधिक स्वाद कलिकाएं होती है सब प्रत्येक पापुली में, ठीक है। और स्वाद कली में करीब 60 या 100 स्वाद ग्राहक होते हैं, स्वाद को ग्रहण करने वाले ग्राहक होते हैं, या कोशिका बोल सकते हैं, ठीक है। सामान्य वयस्क में 10,000 स्वाद कलिया होते हैं, ठीक है। ये कालिया लिखा है इसमें, कलिया होते हैं, ये गलत है, ठीक है? इसको तो 10,000 स्वाद कलिया होते हैं सामान्य वयस्क में। बिल्डर एवं स्मॉलमैन के अनुसार 1965 के अध्ययन के अनुसार बोला गया है कि 10 दिन पर स्वाद कलियां मर जाती है। ठीक है, तो 10 दिन पर स्वाद कलिकाएं मर जाती है, उनकी जगह नई कोशिकाएं अपने आप बन जाती है, यानी उनकी जगह पर नई कोशिकाएं अपने आप बन जाती है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, नाक के बारे में पढ़ा था, उसमें जो सुगंध की जो कोशिका थी, घ्राण जो कोशिकाएं थी, ठीक है, सेल्स जो थी, ठीक है, वो कितने दिन तक की आयु थी उनकी, बताइए। हेलो, घ्राण में हमने पढ़ा सुगंध दुर्गंध पहचानने वाली, तो घ्राण कोशिकाएं थी। नहीं, ये तो हम टेस्ट वाला पढ़ रहे हैं ना, 10 दिन का स्वाद कलिकाएं होती है उसमें 7 दिन। नाक में। 7 दिन। हाँ 10 दिन 7 7। 8 सप्ताह तक होती है, अच्छा हाँ सॉरी। ठीक है, 2 महीना, और फिर और ये पुनः निर्माण हो जाती है, ये 10 दिन, ठीक स्वाद है, ध्यान रखना। कलियां यानी क्या होता? टेस्ट बर्ड्स होते क्या स्वाद कलियां? हाँ टेस्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट। हाँ, जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे टेस्ट दाने बर्ड। से होते हैं ना वो। हाँ हाँ, जीभ के ऊपर वही टेस्ट, ठीक है, चलो। तो जीभ के अगले छोर पर सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है स्वाद कलिका की, टेस्ट बर्ड की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है अगले छोर पर, है ना, सामने वाले पोस्चर पर, अगले छोर पर। अब बीच में स्वाद कलिकाएं बिल्कुल भी नहीं होती है, तो बीच में आप कोई भी चीज रखोगे ना तो उसमें स्वाद नहीं आएगा, ठीक ना, तो बीच में नहीं होती है। पिछले छोरों पर स्वाद कलियां कम संख्या में पाई जाती है, आगे वाले प्रोसेस में ज्यादा और पिछले में कम और बीच में कुछ नहीं, ठीक ना। और उम्र बीतने के साथ व्यक्ति के स्वाद कलियां की संख्या कम हो जाती है, यानी जो टेस्ट बर्ड होते हैं उसकी संख्या कमी हो जाती है, उम्र बीतते बीतते कम होती है। देखिए, जीभ ये संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक से बना है। वॉइस कंट्रोल करने का भी काम करता है जीभ। इसमें 10,000 स्वाद कलियों यानी टेस्ट बर्ड होते हैं। जीवा आकार, इनका जो साइज होता है, जीवा का आकार, जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, है ना, तो पीछे पीछे जाओगे तो साइज जीवा का कैसे हो बढ़ते जा रहे हैं, और नीचे से ऊपर तक टेस्ट बर्ड का साइज भी बढ़ता जाता है, यानी ये स्मॉल है, पहले में स्मॉल रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, ठीक है, और आखिर में फिर बड़े बड़े रहेंगे, ठीक है, थोड़ा बड़े रहेंगे। और इसमें 4 टेस्ट जोन होते हैं, कितने होते हैं, तो 4 टेस्ट जोन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम निकाला है, 4 टेस्ट जोन, जो कि मीठा होता है जब पहले अग्रभाग में, ठीक है, मीठा का स्वाद आता है, ऐसे याद रख सकते हो आप, स्टार्टिंग में मीठा लगेगा और सबसे लास्ट में तीखा लगेगा। यानी संस्कृत में तीखा को क्या बोला जाता है, कटु बोला जाता है, ये ध्यान रखना, कटु बोला जाता है संस्कृत में। तीखा, हाँ तीखा मिर्च, ठीक है। और फिर जो अग्र पार्श्व है, यानी सामने वाला जो अग्रभाग होता है उसका जो पार्श्व होता है ना, उसमें नमकीन होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो अग्र है वो मीठा है, आवाज नहीं आ रही बाकी को। हाँ सर, बीच में गायब हो रही है फिर आ रही है।
अब आ रही है क्या? आ रही है। हाँ जी आ रही है। हाँ अभी आ रही है, क्योंकि अभी आ रही है, उसमें मोबाइल में डाटा ऑन हो गया था। चलो ठीक है, तो देखिए इसमें ये हुआ ना, समझ में आ गया। सबसे जो अग्रभाग होता है उसमें मीठा होता है, मीठा का स्वाद होता है, और सबसे लास्ट में जो होता है वो पच्चत्तिका का स्वाद होता है। और अग्र पश्चिम में अग्र अग्र जो पार्श्व होता है उसमें नमकीन का स्वाद होता है, ठीक है, नमकीन स्वाद आता है। और पश्चिम पार्श्व में खट्टा का स्वाद आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मीठा और लास्ट में तीखा, यानी मिर्ची वाला तीखा। क्लियर है? सरफेक्शंस कार्य से क्या होता है, जो गर्म खाना होता है वो स्वादिष्ट लगता है, जो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, सरफेक्शन कार्य से गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब पढ़ते त्वचीय स्किन संवेदन। मानव शरीर का सबसे बड़ा ज्ञानेंद्रिय होता है। एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 6 फीट होती है कि शरीर में लगभग 21 वर्ग फीट त्वचा होती है। तो एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 6 फीट होती है कि शरीर में लगभग 21 वर्ग फीट त्वचा होती है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ज्ञानेंद्रिय जो होता है वो स्किन होती है। त्वचा में बहुत सारे ग्राहक होते हैं, जिनके सहारे व्यक्ति को मूलतः तीन तरह के संवेदन होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ग्राहक होते हैं, लेकिन मूलतः 3 तरह के संवेदन होते हैं, जैसे कि स्पर्श या दबाव, स्पर्श करते थे है ना, दबाव महसूस या स्पर्श। तापक्रम यानी अर्थात गर्म ठंडा, है ना, कोई भी चीज गर्म, जो गर्माहट चीज होगी तो गर्म लगेगी, कोई चीज ठंडी होगी तो ठंडी लगेगी। बारिश का पानी ठंडा है, ठीक है, ठंडा लगेगा। दर्द का संवेदन भी होता है स्किन से, है ना, चोट वगैरह लग जाएगी तो स्किन पर, या फिर कोई डॉक्टर की वजह से कुछ रैशेस वगैरह जाएंगे तो, है ना, तो दर्द का संवेदन भी होता है। ये 3 को चीज महत्वपूर्ण है। तो जो त्वचा होता है वो संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, स्टडी डर्मेटोलॉजी, स्किन की जो स्टडी बोला जाता है वो डर्मेटोलॉजी है। और इसका जो जीवन काल है वो 4 वीक है। पहले वाला था, हम नाक का देखा था, उसमें 8 सप्ताह था। दूसरे वाला जो जीवा का देखा था हमने 10 दिन का था। अब इसमें 4 वीक है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। इसे कार्य देखते हैं, तो कार्य है लाइसोजाइम, यानी कीटाणुओं की रक्षा। कीटाणु, अरे यार एक मिनट, ये गलत है, ठीक है, कीटाणु से रक्षा, ठीक है, बराबर ही है। चलो समझ में आया ना आप लोग को, मतलब कीटाणु से हमें रक्षा करता है लाइसोजाइम, जो कि स्किन से निकलता है ना बाहर, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम जो एंजाइम निकलता है वो कीटाणु को खत्म करता है। ठीक है, कीटाणु से हमें रक्षा देता है। फिर दूसरा जो निकलता है स्किन से मेलानिन। मेलानिन जो एंजाइम होता है, मेलानिन जो एंजाइम निकलता है, ये सूर्य से पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रे से स्किन कैंसर होता है ना। तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें है यानी यूवी रे जो है, उसके थ्रू हमें स्किन कैंसर हो सकता है। लेकिन जो ये मेलानिन है उसको क्या करता है, सुखाता है, जिसके कारण क्या होता है, कैंसर का खतरा कम हो जाता है। जो स्किन कैंसर होता है ना, वो ब्लैक जो लोग होते हैं ना, काले जो लोग होते हैं, उनमें कम पाया जाता है स्किन कैंसर, क्योंकि उनमें ज्यादा मेलानिन सिक्रेशन होता है। देखिए मेलानिन स्किन के बाहरी परत इपिडर्मिस में होता है। एक तो होता है स्किन में इपिडर्मिस होता है, पहली परत जो होती है इपिडर्मिस, दूसरी जो होती है वो डर्मिस होती है, और तीसरे में क्या होता है, वसा होता है। ठीक है, तो मसल्स, तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे अभी। मेलानिन जो होता है वो रंग प्रदान करता है। काले लोगों में मेलानिन ज्यादा पाया जाता है, इसलिए स्किन का खतरा जो होता है स्किन कैंसर का वो कम हो जाता है। विटामिन डी के संश्लेषण के निर्माण में मदद करता है, यानी विटामिन डी के निर्माण में मदद करता है कौन, मेलानिन।
और विटामिन डी कैल्शियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सबको पता होगा। चलो नेक्स्ट है तीसरा नंबर, ठीक है। पहले हमने देखा था लाइसोजाइम, फिर है मेलानिन, अब तीसरा है शरीर के ताप यानी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। हम लोग तो समतापी जीव हैं, ठीक है, यानी टेम्परेचर जो हमारा ठंडी गर्मी बरसात में चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। तो टेम्परेचर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। उत्सर्जन यानी ज्यादा टेम्परेचर हो गया हो तो पसीने के रूप में कम कर देता है, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है जो ज्यादा हो जाएगा तो पसीना निकलता है ना बाहर हमारे स्किन से, ठीक है, तो पसीने के थ्रू टेम्परेचर को कम किया जाता है और उसके साथ साल्ट को भी बाहर किया जाता है, साल्ट में सोडियम पाया जाता है, ठीक है। तो साल्ट को भी निकाल दिया जाता है, इसलिए ज्यादा आप धूप में रहोगे ना तो ब्रेन एक काम नहीं करने लगता है, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ब्रेन को सोडियम की आवश्यकता होती है। चलो अवशोषण यानी ऑब्जॉर्ब जो करता है वो दवा को, कोई भी दवा लगा ली, क्रीम लगा लिया है ना, तेल लगा लिया, ऑब्जॉर्ब कर लेता है ना। एक वीक में तो लगाना चाहिए बॉडी को हमारे, ठीक है, कोई भी दवा हो, ठीक है, कोई भी आयल हो लगाना चाहिए, आयल लगाना चाहिए। चलो त्वचा की परत, लेयर्स ऑफ स्किन पढ़ेंगे अभी। त्वचा की परत, उनके कार्य देख लिया आप। त्वचा की परत प्रमुख दो परत होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस को अधिचर्म भी बोला जाता है, ये बाहर की परत होती है, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, इसमें मेलानिन पाया जाता है और इसमें 5 लेयर्स होती है। तो मेलानिन किसमें पाया जाता है, तो एपिडर्मिस में पाया जाता है, इसमें 5 को लेयर्स होती है। अब डर्मिस, उसके बाद डर्मिस आता है, एपिडर्मिस के बाद डर्मिस आंतरिक भाग होता है, ये इसमें ग्रंथियां शामिल होती है, जो कि श्वेत ग्रंथियां होती है, सेबिकस ग्रंथियां होती है, ठीक है, ये सब डर्मिस में पाई जाती है। इसमें बाल भी पाया जाता है, जो बाल निकलता है ना, जो मूल होता है वो डर्मिस से ही निकलता है, बाहर दिखने में आता है जो बाल, ठीक है। रोम पाया जाता है, जो रोम छिद्र बोलते हैं हम। डर्मिस DER हुआ इंजेक्शन, क्या, डर्मिस DER, डर्मिस DER। अच्छा ई होना चाहिए, ई होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके ठीक है, कर लेंगे और उसको, एक जो लिखा था ना ओल्फैक्टरी, वो जो ओल्फैक्टरी नहीं होगा, वो ओल्फैक्टरी होगा, OL होगा। ओयल, ठीक है, ऑल फैक्ट्री, हाँ वो जो ओके ऊपर ठीक वाला है, था। एक, हाँ ठीक है, पता है उसमें, कर लेंगे उसको भी। चलो ठीक है, ऐसे बताइएगा, ठीक है, किसी में मिस्टेक हो सकता है स्पेलिंग। चलो इसमें जो डर्मिस में है जो 2 लेयर्स होती है, कैपिलरी यानी बाहरी और रेटिकुलर यानी आंतरिक, ठीक है। तो आंतरिक भाग पाया जाता है डर्मिस में। डर्मिस ये जो होता है वो आंतरिक भाग होता है, ग्रंथियां शामिल होती है, बाल होता है, रोम होते हैं, इसमें 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है? और डर्मिस में बाहरी परत होती है, नो ब्लड होता है और मेलानिन पाया जाता है और 5 लेयर होती है, ठीक? स्किन की जो मोटाई होती है वो 0.5 टू mm होती है, ठीक है, 0.5 से 2 mm होती है। स्किन मोटी, स्किन कहाँ पर मोटी होती है, तलवे में और हथेली में होता है ना, तलवा, हमारे पैर का जो तलवा है और हाथ का जो हथेली है ना, हथेली। और पतली जो स्किन होती है वो पलक में होती है, आंखों के पलक में पतली स्किन होती है। पहला भाग जो होता है एपिडर्मिस, दूसरा भाग डर्मिस, फिर फैट, फिर आएगा मसल, ठीक है। तो फैट जो होता है वो बुढ़ापे में वसा की मांग कम होने से झुर्रिया हो जाता है, तो बुढ़ापे में वसा कम हो जाता है, उसमें झुर्रिया हो जाता है, फिर स्किन जमा होने लगती है ना। चलो यहाँ पर डायग्राम देख लीजिएगा, मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला जो होता है वो एपिडर्मिस होता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये डर्मिस होता है दूसरा भाग, फिर हाइपोडर्मिस, ठीक है, उसका निचले वाला भाग हाइपोडर्मिस, हाइपो, ठीक है, फिर मसल्स, एक और हाइपोडर्मिस में इसमें ये जो है एडिपोसाइट्स यानी ये वसा होता है, इसमें वसा होता है। तो एपिडर्मिस में मेलानिन होता है, ठीक है ना, मेलानिन होता है।
डर्मिस में ये जो ग्रंथियां होती है, सेबिकस ग्लैंड होती है, स्वीट ग्लैंड होती है डर्मिस में, और हेयर भी होता है, हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल, बाल भी होता है, रोम भी होता है, ठीक है। क्लियर डायग्राम सबको? ओके स्किन, ठीक है। 5 सेंस हो गए कंप्लीट, एकदम सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार फिर से पढ़ लेना, है ना, पीडीएफ तो दिया है। चलो और पढ़ते हैं, प्रत्यक्षण, अब परसेप्शन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बताइएगा। ओम जी सर, ओम। हाँ हाँ ओम। सर ये क्या चल रहा है, थोड़ा समझ, थोड़ा डिटेल से बता देते। मुझे लेट क्लास ज्वाइन हुआ था। क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ और ही लगा, ठीक है। 5 सेंस नहीं पढ़ बताइए रहे हैं, ठीक प्लीज। है ना। 5 सेंस पढ़ रहे थे हम। कल हमने एक ज्ञानेंद्रिय पढ़ा था, सिर्फ आंख पढ़ा था, ठीक है। आज हमने 4 को कंप्लीट जी कर दिया है। यानी चारों कौन से? जी कान, कान को पढ़ा हमने, नाक को पढ़ा, जी और जी जीवा को पढ़ा, और त्वचा को पढ़ा। जी 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 जी। ये चारों यानी 5 कंप्लीट हो गए। अब प्रत्यक्षण है, परसेप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर जी आपको अनुक्रमानिका भी बनाया दिया है एकदम अच्छे से, इसे कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो एक ये मैंने देखो, पढ़ा नहीं था ये। यहाँ पर अच्छा। संवेदन हमारा टॉपिक एक कवर हो गया। अब ये जो दूसरा नंबर का होगा प्रत्यक्षण अब पढ़ेंगे, ठीक है, और अवदान भी जी पढ़ेंगे आज। इसको 3 को जी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फिनिश और भी करना है। जी 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 जी। एनाटॉमी के अंतर्गत आता है ये? नहीं, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अच्छा, साइकोलॉजी साइकोलॉजी। में आता है, हाँ। हाँ, एनाटॉमी में भी आता है, इसमें, ऐसा नहीं है, हाँ एनाटॉमी में भी आता है, हाँ लेकिन ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ हाँ, रहे हैं। जी न्यूरोसिस और संवेदन, साइकोसिस जो होता है ना, बीमारियां, उनमें इनका ये किया जाता है। ठीक है ना। कोई फास्ट में हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना फास्ट? समझ में आ रहा है या थोड़ा सा धीरे हाँ पढ़ाना सर, पड़ेगा, बताइए। नहीं नहीं हल्का सर, सा क्लियर धीरे, ना? पढ़ाइए। हल्का सा ठीक है मामूली ना, से ओके बस। ना? सर हाँ एकदम बिल्कुल जी बस। स्पीड सही है सर। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। प्रत्यक्षण पढ़ेंगे, परसेप्शन। परसेप्शन में देखिए, यानी परसेप्शन करना है, जो हम प्रत्यक्ष प्रमाण पर देखते हैं ना, तो किसी चीज का प्रत्यक्ष करना है, ठीक है, सिंपल वे में समझना है। तो जो हम संवेदन, हमने 5 सेंस पढ़ा अभी, ठीक है। अभी उसका एक इसमें आगे हमें काम में आएगा, ठीक है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ रहे हैं। जो संवेदन होता है, संवेदन की तुलना में एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं तथा उसे संगठित करते हैं। यानी उद्दीपक यानी स्टिमुलेशन, कोई भी हो सकता है, कोई भी हमारा लक्ष्य है, हमारा नेट हो, जीआरएफ हो, है ना, कोई भी हमारा लक्ष्य हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, उद्दीपक। तो हम क्या कर रहे हैं, संवेदन की तुलना में एक ये जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वातावरण में उपस्थित, वातावरण में कोई भी चीज हो उपस्थित, उसकी क्या करते हैं, हम व्याख्या करते हैं, है ना, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको संगठित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं, जमा करते हैं ना। संपूर्ण प्रत्यक्ष यानी होल परसेप्शन, यानी जब व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करता है, तो उस वस्तु के विभिन्न भागों का प्रत्यक्षण वह अलग अलग ना करके एक साथ करता है। यानी आपके सामने कोई गाय है, तो ये पूरे गाय को ही देख लेता है, होल पार्ट सीधा, ठीक है। अब उसका एक एक अंग को नहीं देखता है, उसके पैर, आंख, कान, नाक, ठीक है, ये उस पार्ट को नहीं देखता, ये पूरे गाय को देखता है। तो इसकी अपनी एक विशेषता होती है ना गाय की, इसकी एक अपनी विशेषता होती है, और इसके जो पार्ट्स है, जो हमने 5 सेंस पढ़े, ठीक है, ये जो 5 सेंस पढ़े, इनकी एक अपनी विशेषता है। तो संपूर्ण प्रत्यक्ष यानी ये पूरे गाय को देखना। संपूर्ण प्रत्यक्ष की अपनी विशेषता होती है, जो वस्तु के भिन्न भिन्न भागों की विशेषताओं से अलग होता है ना। यानी जो 5 सेंस हमने बताया, आंख, कान, नाक, उसके अलावा जो ये गाय का होता है पर पूरा होल पार्ट, उसकी विशेषता अलग होती है, ठीक है। जैसे समझ में आ गया ना आप लोग को, जैसे आंख का कोई काम है, कान का कोई काम है ना, ये कुछ अलग अलग कार्य हो सकते हैं, इनके अपनी अलग अलग विशेषता हो सकती है ना। लेकिन हमारा जो संपूर्ण शरीर
हमें उसमें लगा रहे हैं किसी काम में, टोटल पार्ट को, तो कुछ अलग कार्य होगा, ठीक है, अच्छा कार्य होगा कुछ। सारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। चलो तो होल पार्ट में आ गया। गेस्टालवाद ने दिया है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है होल पार्ट गेस्टालवाद। प्रत्यक्ष में एक तरह का संगठन ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करता है तो उसे वह एक खास पैटर्न के रूप में संगठित करता है। यानी कोई भी चीज का आप प्रत्यक्ष कर रहे हो तो किसी पैटर्न में आप एक रूप में संगठित कर रहे हो, है ना। जैसे हम बोलते हैं कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो कुछ कोड डिकोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में उसको करते हैं ना, जमा करते हैं, संगठित करते हैं और याद रखते हैं। प्रत्यक्षात्मक संगठन दो तरह के नियमों के द्वारा निर्धारित होता है। एक तो होता है कि परिधीय नियम यानी पेरिफेरल प्रिंसिपल्स, और दूसरा है केंद्रीय नियम यानी सेंट्रल प्रिंसिपल्स। पेरिफेरल और सेंट्रल प्रिंसिपल्स, ये दो नियम द्वारा निर्धारित होता है प्रत्यक्षात्मक संगठन। इसको देखते हैं, आप समझते हैं। परिधीय नियम यानी पेरिफेरल प्रिंसिपल्स, उन नियमों को रखा जाता है जो उद्दीपक के साथ संबंधित होते हैं, जो कि जो कुछ आपका ध्येय है, जो कुछ आपका स्टिमुलेशन है उसके साथ संबंधित है। जैसे कि उद्दीपकों की समानता, उसके साथ जैसे कि समानता कोई भी चीज की हो, निरंतरता, अच्छी आकृति आदि, ऐसे कुछ गुण होते हैं जिनसे प्रत्यक्ष संगठन उत्पन्न होता है। जैसे आपको एग्जाम पर क्रैक करना है जीआरएफ, है ना, उसके लिए आप कोई मटेरियल जमा कर रहे हो, यानी उससे संबंधित जीआरएफ तैयारी तो करना है जीआरएफ की, लेकिन उससे संबंधित क्या डाटा जमा कर रहे हो, पीडीएफ वगैरह जमा कर रहे हो, है ना, उसके संबंधित कोई आकृति जमा कर रहे हो जो कि हमें याद रहे। इसको परिधीय नियम बोला जाता है, पेरिफेरल प्रिंसिपल्स। उद्दीपकों में इन गुण से संबंधित सभी नियम जन्मजात होते हैं जो कि व्यक्ति उन्हें अर्जित करता है। लेकिन इसमें क्या है, ये जन्मजात होते हैं, ये जो गुण जो होते हैं ना वो जन्मजात होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जन्मजात वाला पॉइंट, ठीक है। तो पेरिफेरल में क्या आएगा, जन्मजात। आपके डीएनए में पहले से ही है, आपका घर का वातावरण अच्छा है, पहले से दो तीन पीढ़ियां अच्छे से चल रही है ना, उस सिस्टम से आप भी तैयार हो रहे हो, ठीक है, जन्मजात से। तो जन्मजात होते हैं जो कि व्यक्ति उन्हें अर्जित करता है, ठीक है। तो ये जो नियम होते हैं वो जन्मजात से संबंधित होते हैं। केंद्रीय नियम यानी सेंट्रल प्रिंसिपल्स, इसमें अर्थ, अभिप्रेरणा, मनोवृत्ति आदि को रखा जाता है। तो मोटिवेशनल, अर्थ, मीनिंग्स और मनोवृत्ति, हमारे मन की वृत्ति आदि को रखा जाता है। इसमें देखिए, इन नियमों को व्यक्ति अपने जीवन काल में अर्जित करता है, यह जन्मजात नहीं होते हैं। तो हमारा जो ऊपर वाला जो एग्जांपल दिया था ना मैंने, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, केंद्रीय में तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी इसमें वो एग्जांपल हमने पहले वाला जो दिया था इसमें। तो इसमें जैसे कि ये वातावरण के अनुसार सीखते हैं हम, और ये वंशानुवर्त सीखते हैं, पहला वाला जो है, ठीक, क्लियर हुआ। यानी प्रत्यक्ष करते हैं हम, परसेप्शन करते हैं किसी चीज का, ये वंशावर्त से, पेरिफेरल और सेंट्रल जो होता है वो वातावरण से। रंग प्रत्यक्षण देखेंगे तो कलर परसेप्शन, रंग का प्रत्यक्षण हमें किसी तरह होता है, यानी किस तरह होता है, तो देखिए रंग के कौन कौन से गुण होते हैं और विशेषणों ने रंग के 3 मनोवैज्ञानिक विमाएं बतलाए हैं। तो जो कि रंग देखने के लिए मूल जो बताए गए 3 बताए हैं। एक तो वर्ण से रंग की पहचान की जाती है ना, वर्ण यानी रंग, चमक से और संतृप्ति, भूल जाना, संतृप्त हो जाना। क्लियर हुआ, ये प्रत्यक्षण परसेप्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अवधान पढ़ेंगे। अवधान यानी अटेंशन, यानी इसको ध्यान भी बोला जाता है। अवधान या ध्यान इस प्रत्यक्षात्मक प्रक्रिया को कहा जाता है ना, प्रत्यक्षात्मक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा कुछ निश्चित उद्दीपकों
को दिए हुए समय में अपने चेतन अनुभूति यानी कॉन्शियस माइंड या चेतना में लाने के लिए चुना जाता है, यानी कॉन्शियस माइंड में लाने के लिए चुना जाता है कोई भी उद्दीपक, कोई भी स्टिमुलस को। ठीक है, ध्यान में मेटलिन 1983 के अनुसार बोला गया है कि मानसिक क्रिया की एकाग्रता ही अवधान है। मानसिक क्रिया की एकाग्रता ही अवधान है। अवधान यानी ध्यान की प्रमुख विशेषता देखते हैं तो चयनात्मक प्रक्रिया यानी चयन करते हैं कोई भी चीज को। शारीरिक अभियोजना यानी शारीरिक अभियोजना बनाते हैं। तत्परता यानी किसी चीज को करने की इच्छा है ना, तत्परता, तत्पर हो रहे हैं, एग्जाम देने के लिए आप तत्पर हो रहे हो। ठीक है, तत्परता या अनुक्रियाशीलता की स्थिति। ध्यान में ये विशेषता होती है ध्यान की, चयन करते हैं, शारीरिक अभियोजना, तत्पर। अवधान के 3 प्रकार होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होता है ऐच्छिक अवधान, एक होता है अनैच्छिक अवधान और स्वाभाविक होता है तीसरा अवधान। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, मजा आएगा पढ़ने में। देखिए ऐच्छिक, अनैच्छिक और स्वाभाविक किस तरीके से काम करता है। ऐच्छिक अवधान देखिएगा, तो ऐच्छिक अवधान में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा या आवश्यकता के अनुसार, इच्छा या आवश्यकता के अनुसार किसी वस्तु या उद्दीपकों, किसी वस्तु या उद्दीपकों से उन्हें चुनकर उन पर ध्यान देता है। यानी जिसको जो आवश्यकता है उसी चीज को चुनकर आप उस पर ध्यान दोगे। ठीक है ना, बाकी बेफालतू चीजों पर ध्यान नहीं दोगे। ऐच्छिक अवधान हुआ ये, अपने कंट्रोल में है ना। जो बोलते हैं ना ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां, तो ऐच्छिक मांसपेशियां हमारे कंट्रोल में है ना। अनैच्छिक अवधान यानी व्यक्ति की इच्छा या आवश्यकता की प्रधानता नहीं होती है इसमें, बल्कि उत्तेजना या वस्तु की गुण की प्रधानता होती है। यानी जो व्यक्ति के ध्यान को अपनी ओर खींच लेता है ना, यानी बाहर शोर हो रहा है, एकदम से हो रहा है, तो अपने ध्यान को क्या कर रहा है, बाहर की चीज खींच ले रही है ना। आप जो कुछ करने जा रहे हो बाहर और आपको कुछ अलग ही प्रसंग दिख रहा है उसमें कि जो कुछ वस्तु या उत्तेजना, जो कुछ स्टिमुलेशन दिख रहा है ना, वो उत्तेजित करने वाली है। डीजे बज रहा है बाहर, आपका ध्यान भंग हो जाएगा। ठीक है, उसी पर चीज पर चला जाएगा। स्वाभाविक अवधान, स्वाभाविक अवधान यह होता है कि व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु या उद्दीपक की ओर उसकी आदत, हैबिट, प्रशिक्षण या अभ्यास या प्रैक्टिस आदि के कारण चला जाता है। जैसे पान खाने वाले व्यक्ति का अवधान पान की दुकान की ओर जाना। सिंपल, ये तीनों में एग्जांपल एक बैठ सकता है आराम से। ठीक ना, देखिए ऐच्छिक अवधान में क्या है कि आप कोई दुकान पे सामान लेने जा रहे हो तो वो सामान लेकर आ रहे हो, जो आवश्यकता है उसी को लेकर आ रहे हो। ठीक है। अनैच्छिक अवधान क्या है, आप तो कोई सामान लेकर जा रहे हो, ठीक है, मतलब लाने के लिए जा रहे हो, फिर भी अनैच्छिक अवधान क्या कर रहा है कि आपको रोक रहा है बीच में, यानी बीच में कोई दीवार खड़ी कर रहा है। डिस्टर्बेंस वाले जो चीजें आती है वो, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है ध्यान भटकाने वाले। ठीक है, कोई नृत्य हो, कोई भी हो, आप उसमें ध्यान चला जाएगा, अरे यार पहले इसको देख लेते हैं, नृत्य को, है ना, संगीत को देख लेते हैं, फिर उसके बाद ध्यान उधर। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है। फिर आते तीसरे में, जब तीसरे में आते स्वाभाविक अवधान में, तो क्या है, आपको तो कोई बोलते ना जो व्यसन करते गुटखा, ठीक है, गुटखा तो अभी खाना नहीं है, लेकिन आप उस साइड से जाते हो, दुकान की साइड से, लेकिन आपकी आदत है, हैबिट ही हो गई गुटखा खा खा कर, है ना, तो क्या होगा कि वो फिर व्यक्ति क्या करेगा, हैबिट है तो उसकी, वो गुटखा खा लेगा, उस दुकान पर चला जाएगा। स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक अवधान है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अवधान के दो प्रमुख निर्धारक होते हैं, वस्तुनिष्ठ निर्धारक यानी कोई भी चीज, और आत्मनिष्ठ यानी खुद व्यक्ति। तो दो प्रमुख निर्धारक होते हैं, वस्तुनिष्ठ निर्धारक और आत्मनिष्ठ निर्धारक। वस्तुनिष्ठ निर्धारक उद्दीपक की विशेषताओं को रखा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का अवधान उस ओर चला जाता है। तो उद्दीपक की विशेषताओं को रखा जाता है, यानी स्टिमुलेशन, कोई भी चीज हो, वस्तु को रखा जाता है, और जिसके कारण व्यक्ति का अवधान उस ओर चला जाता है ना, अपना ध्यान उस ओर चला जाता है।
और उदाहरण जैसे कि उद्दीपक में नवीनता है ना, कोई नई चीज आ गई मार्केट में, चले जा रहे हो, उद्दीपक की गति, ठीक है, इन पर ध्यान जाना। निर्धारक तत्व, आत्मनिष्ठ निर्धारक ध्यान देने वाले व्यक्ति से संबंधित होते हैं, जो कि हम लोग है ना, सभी लोग जो और व्यक्ति के ध्यान को प्रभावित करते हैं, तो व्यक्ति के ध्यान को प्रभावित करते हैं, जैसे कि व्यक्ति की इच्छा, देखिए व्यक्ति की आदत, आवश्यकता, आपको क्या चाहिए, उसको प्रभावित करती है। अभिरुचि, मोटिवेशन है ना, सॉरी अभिरुचि, ठीक है। उम्मीद, जो कुछ उम्मीद है, जो कुछ आपकी रुचि है जिस चीज में, जो कुछ आवश्यकता, जो कुछ आपकी आदत है, ठीक है, अपने ध्यान को वो प्रभावित करने वाली चीजें हो जाती है। ये दो चीजें, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ, ये निर्धारक हुए अवधान के। अवधान के दो प्रमुख पहलू, एक होता है चयनात्मक यानी चयन करते हैं, और एक होता है दीर्घीकृत अवधान। चयनात्मक अवधान में क्या होता है कि व्याख्या करने के लिए 3 सिद्धांतों का प्रतिपादक किया गया है। चयनात्मक अवधान में 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। चयनात्मक में इसमें दो प्रमुख पहलू बताए गए, चयनात्मक अवधान और दीर्घीकृत अवधान। तो चयनात्मक में 3 सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे कि मार्ग विरोधी सिद्धांत, नारमैन बाबरो मॉडल और नाइसर मॉडल। कंप्लीट होगा क्या, 1 मिनट देख लेता हूँ, टाइम भी हो जाएगा, छोटा सा। तो मार्ग विरोधी सिद्धांत पढ़ लेते हैं पहले चयनात्मक प्रक्रिया में, ठीक है। चयनात्मक अवधान में देख रहे हैं हम 3 को दिया है, मार्ग विरोधी, नारमैन बाबरो मॉडल और नाइसर मॉडल। तो मार्ग विरोधी सिद्धांत में देख पढ़ते हैं, इसके जो विचारक होते हैं, विचारक है ब्रॉडबैंड, ट्रिसमैन और ड्यूश। इसके विचारक है मार्ग विरोधी के। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को एक ही साथ कई तरह की सूचनाओं को संसाधित करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब लोग ध्यान रखिएगा, हम यही गलती करते हैं, ठीक है। व्यक्ति को एक ही साथ कई तरह की सूचनाओं को, यानी खासतौर पर स्टूडेंट लोग, ठीक ना, तो व्यक्ति को एक ही साथ कई तरह की सूचनाओं को संसाधित करना पड़ता है या उस पर ध्यान देना पड़ता है एक ही साथ ना। बहुत कुछ कार्य होंगे, अब माता बहनों को तो बहुत कुछ कार्य होते हैं ना, चलो तो पढ़ता है तो वह सभी ऐसी सूचनाओं पर एक साथ ध्यान नहीं दे पाता, या बस पहली मिस्टेक है, पाता, ठीक, क्योंकि उसमें जैविक रूप से आधारित एक तरह का मार्ग विरोध होता है। कर ही नहीं पाएगा ना एक साथ सारे काम, है ना। अब किसी को जीआरएफ भी निकालना है, एमपीएससी की तैयारी भी करना है, दोनों चीज लेकर बैठा है और घर का काम भी करना है, खेत का काम भी करना है ना, थोड़ी ना होगा एक ही साथ, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जैविक रूप से आधारित एक तरह का मार्ग विरोध होता है। तो कुछ सूचनाएं पीछे रह जाती है, तो कुछ सूचनाएं पीछे रह जाती है क्योंकि वह मार्ग विरोधी को पार नहीं करते हैं, जिसमें जो मार्ग विरोध में जो कुछ बाधा आ रही है उसको पार नहीं कर सकते हैं, यानी हमें चारों लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकते हैं ना। कुछ लक्ष्य इन चारों में से 1-2 मिल ही जाएगा, लेकिन 1-2 छूट भी जा सकता है, ठीक है। जो सूचनाएं पीछे रह जाती हैं वह व्यक्ति के ध्यान केंद्र से बाहर हो जाती है, तो ये बाहर भी हो जाती है जो पीछे रहती है, और धीरे धीरे व्यक्ति उन्हें भूल भी जाता है। मन में तो ठान लिया है सब कुछ करना है, लेकिन जब कोई एक चीज करने जाओगे और दूसरी चीज को धीरे धीरे भूलते जाओगे, ठीक है ना, साथ में नहीं हो पाता है। अब मार्ग विरोधी सिद्धांत हुआ दूसरा, नॉर्मन बाबरो मॉडल। इसमें है सूचना को भौतिक गुणों के आधार पर व्यक्ति उसका चयन करता है या उसे एक तरह छानता है तथा उस पर ध्यान देता है, भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है, उसका चयन करता है, उसको छानता है या उस पर ध्यान देता है। जैसे कि व्यक्ति उच्च स्वर आवाज पर ध्यान दे पाता है और निम्न स्वर आवाज पर नहीं दे पाता है ना, होता है ना, कभी कभार आवाज धीरे एकदम आती है तो सुन ही नहीं पाते अच्छे से, और निम्न अच्छे से उच्च स्वर में आवाज आएगी तो अच्छे से सुन पाते हैं। हाँ, ध्यान चला जाता है हमारा नॉर्मन बाबरो मॉडल में, ठीक है। इसी को थोड़ा सा वेरीफाई किया है ट्रिसमैन ने, 1964 में दिया है ट्रिसमैन ने। उन्होंने ब्रॉडबैंड मॉडल, यानी इसका जो ब्रॉडबैंड मॉडल था ना, ये देखा था हमने, ब्रॉडबैंड मॉडल ये था ना, ये मॉडल, ये विचारक थे मार्ग विरोधी के, ठीक है।
ठीक है, तो देखिए ब्रॉडबैंड मॉडल में क्या किया, थोड़ा परिवर्तन किया कर उसे अधिक उपयोग बनाने की कोशिश की और इनके मॉडल का नाम दिया फिल्टर तनुकरण मॉडल, ट्रीटमेंट मॉडल। ठीक है, इसमें बताया गया है, देखिए इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्यक्ति जिस कान से प्राप्त सूचनाएं पर ध्यान नहीं दे पाता है वह संसाधित होने से पूर्णतः अवरुद्ध नहीं हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें बोला गया है कि पूर्णतः अवरुद्ध नहीं होती है, नहीं हो जाती है, ठीक है, बल्कि उसका रूप थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है। यानी आप तो ध्यान नहीं दे रहे हो उस चीज पर, आपको तो चारों गोल को लेकर चलना है, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह अवरुद्ध नहीं होती है, कभी कभार उठ जाती है ना, आ जाती है कभी कभार, अरे यार वो भी करना है मुझे, छूट गया है वो, है ना, तो सूक्ष्म हो जाता है उसका रूप, थोड़ा रूप उसका सूक्ष्म हो जाता है और मात्र उसका आंशिक विश्लेषण ही व्यक्ति कर पाता है, थोड़ा सा ही विश्लेषण उसका कर पाता है। यही कारण है कि ध्यान नहीं दी गई सूचना की कुछ विशेषताओं से भी व्यक्ति अवगत हो जाता है। जिस चीज पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो पूरी तरह से, लेकिन उसकी कुछ विशेषताओं से भी आप अवगत होते हो। अतः इस मॉडल को ब्रॉडबैंड ट्रीटमेंट तनुकरण मॉडल भी कहा जाता है, ब्रॉडबैंड ट्रीटमेंट फिल्टर अटेन्यूएशन मॉडल कहा जाता है। अब तीसरा नाइसर मॉडल, चयनात्मक प्रक्रिया में पढ़ रहे हैं, चयन कर रहे किसी चीज का, ठीक है ना, मार्ग विरोधी संप्रदाय को अस्वीकृत कर दिया, यानी ये जो पहला हमने मॉडल देखा था ना, इसको अस्वीकृत कर दिया है इन्होंने और कहा है, देखिए नाइसर मॉडल में कहा है कि मार्ग विरोधी संप्रदाय को अस्वीकृत कर दिया है तथा यह बतलाया गया है कि अवधान का सीमित स्वरूप इसलिए होता है, यानी जो हम ध्यान देने का जो सीमित स्वरूप है ना, इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति के पास किसी कार्य पर ध्यान देने के लिए मानसिक प्रयास करने की क्षमता सीमित होती है। सिंपल सी बात, कार्य तो बहुत है लेकिन मानसिक कैपेसिटी नहीं है ना हमारे, तो कहाँ देख सकते हैं इस सारी चीजों पर, नहीं दे सकते, ये बोला गया नाइसर मॉडल के द्वारा। तो ऐसे मानसिक प्रयास को साधना या युक्ति कहा जाता है। तो इस प्रयास को क्या बोला जाता है, साधना या युक्ति। तो हमें साधना करना चाहिए, इतनी बड़ी साधना करनी चाहिए, हमें क्षमता बनाना पड़ेगा, है ना, उस तरह की, तो साधना या युक्ति बोला गया है। इन लोगों का मत है कि व्यक्ति के पास जो साधन होता है वह सीमित होता है, यानी वो जो क्षमता जो होती है वो सीमित होती है व्यक्ति के पास, फलतः वह कुछ सीमित वस्तु या उद्दीपक पर ही ध्यान दे पाता है, इसलिए सीमित वस्तु या उद्दीपक पर ही ध्यान दे पाता है। इन लोगों ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति का ध्यान कई कार्यों में विभाजित होने से निष्पादन में जो कमी आती है उसका कारण यह होता है कि उस सीमित साधनों का उपयोग व्यक्ति को उन सभी कार्यों में बांटकर करना होता है। ये तो लाइन बहुत जन पर लगती होगी, अपने क्लास में भी लगती होगी, ठीक है ना, ये लाइन जो है वो समझ में आई कि लाइन है। इन लोगों ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति का ध्यान कई कार्यों में विभाजित होने से निष्पादन में जो कमी आती है उसका कारण यह होता है कि उस सीमित साधनों का उपयोग व्यक्ति को उन सभी कार्यों में बांटकर करना होता है। यानी जो मानसिक जो हमारी क्षमता होती है, यानी हमारे पास जो क्षमता कम है अभी, है ना, वो उतनी एबिलिटी नहीं है ना, एबिलिटी नहीं, क्षमता जो है वो, ठीक है, वो कम है, ठीक है, तो सभी चीजों में लगाने के लिए हमारे पास जो कैपेसिटी है वो कम पड़ रही है ऑलरेडी, तो कुछ सीमित ही हम चीजें जमा कर सकते हैं, कुछ सीमित ही कार्य कर पाते हैं। वही जो हमने एग्जाम दिया था, ठीक है, नेट का कोई नेट भी करना है, पुलिस भी करना है ना, एमपीएससी का भी करना है, ये सारे काम जो करने हैं तो बांटना पड़ता है, क्षमता कम हो जाती है। ये छोटा सा रह गया है बस दीर्घीभूत अवदान, हमने दीर्घीभूत और चयनात्मक अवदान देखा था और चयनात्मक हमने 3 को देखा था। अब दीर्घीभूत अवदान देखेंगे, इसमें क्या होता है कि कई तरह के कारकों द्वारा प्रभावित होता है, ये बड़ा अच्छा है, जिनमें संवेदी कारक, संकेत या उद्दीपक या उत्कृष्टता, पृष्ठभूमि, घटना दर, पृष्ठभूमि की जो घटना होती है दर होती है कम होती है, ठीक है, स्थानिक अनिश्चितता तथा परिणाम आदि प्रदान होते हैं इसमें।
ठीक है, इसमें संवेदी कारक, संकेत या उद्दीपक, उत्कृष्टता, पृष्ठभूमि, घटना दर, स्थानिक अनिश्चितता तथा परिणाम आदि प्रदान होते हैं इसमें दीर्घीकृत अवधान में। यानी दीर्घीकृत यानी दीर्घ से संबंधित लंबे समय तक चलता है। ठीक है, एक तरह के कार्य पर दूसरे कार्य से बिना किसी तरह के अवरोध अनुभव किए एकाग्र चित्त कर सकता है। वैसे अभी हम क्या तैयारी कर रहे हैं, समझ लीजिए जीआरएफ की। ठीक है, तो हमारा फोकस यही है, हमारा फोकस क्या है, यही है, बाकी काम ही नहीं है। ठीक है, दूसरा और गोल नहीं है। तो एक तरह के कार्य पर दूसरे कार्यों से बिना किसी तरह के अवरोध, यानी कोई अब अवरोध वाला काम ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अवरोध अनुभव की एकाग्र चित्त कर सकता है, तो एकाग्र चित्त हो सकते हैं। अधिक समय तक अपना ध्यान किसी उद्दीपक पर केंद्रित किया रहता है ना, हम अधिक समय तक एक ही चीज पर फोकस दिए। ठीक है, तथा उस उद्दीपक के प्रति अधिक सतर्कता भी बनाए रखे हम। क्लियर हो गया, अवधान कंप्लीट होगा, परसेप्शन कंप्लीट हो गया। आज ये थोड़ा सा फास्ट हो गया। क्या आप लोग पीडीएफ भी अच्छे से पढ़ लोगे ना एक दो बार, तो वो हो जाएगा आपको। ठीक है, जिसको समझ में ना आया हो कल भी पूछ सकते हो आप, किसी को कोई डाउट रहा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 3 चीजें हमने कंप्लीट कर दी है। किसी को डाउट तो नहीं है ना, बताइए। फिर 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। किसी कुछ पूछना है? हेलो, नहीं सर। क्लियर है? ओके है ना, ओके ना जी सर, ओके सर। आप लोग पीडीएफ आ गए। ठीक है, कल पढ़ के आइएगा सभी लोग पीडीएफ को। ठीक है, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक ना, आप लोग सभी लोग पीडीएफ पढ़ के आए, क्योंकि हमने पहले पीडीएफ दे दिया है।